हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, इस कारण से भी मैंने इस टॉपिक को अलग रखा है, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा जिस टॉपिक को, वो टॉपिक बहुत एक्सटेंसिवली क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका था। तो हमने वहां पे इलेक्शन कमीशन का पूरा एक जो बैकग्राउंड वाली बात होती है वो समझ लिया। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या काम होते हैं, क्यों बनाया क्यों जाता है। एक लाइन में बोलेंगे तो इलेक्शन करवाना, लेकिन इलेक्शन करवाने में भी बहुत सारी चीजें अंदर। तो इलेक्शन करवाने में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या काम करता है इलेक्शन कमीशन, वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। देखिए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इज हैविंग वाइड रेंज ऑफ मल्टीपल फंक्शंस। ठीक, क्या क्या है? इट सुपरवाइजेस द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट। ये जो शब्द है ना, अप टू डेट, इसकी सिग्निफिकेंस समझो। देखो क्या होता है, इलेक्शन हर 5 साल में हो रहे हैं। 5 साल छोड़ो, हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे हैं। कहीं कहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो रहे हैं, कहीं किसी के डेथ के कारण से बाई इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं मिड टर्म इलेक्शन सरकार गिरने के कारण हो गए हैं। ठीक है, तो कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे फिर से जनरल इलेक्शन आ गए, मान लो 5 साल हो गए। ठीक है, तो इलेक्शन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब क्या होता है कि हर इलेक्शन में आपको हर 5 साल में अगर जैसे देखें तो एक अप टू डेट वोटर्स लिस्ट होना चाहिए। क्यों? अभी आप 11th में हो, अभी पढ़ रहे हो, पता लग रहा है अगले साल, अगले जो जनरल इलेक्शन आएंगे, ठीक है, अगले 5 सालों के अंदर आप जितने भी हो 11th में, ये गारंटीड है कि सभी वोटर्स बन जाओगे। बड़ी खुशी होगी। ठीक है, एक अवेयर वोटर होना भी बहुत जरूरी है। और तो क्या होगा कि जब आप सारे लोग वोटर्स बन जाओगे तो आपके नाम ऐड करवाना होंगे। ठीक है, तो वो अपडेट करना वोटर्स लिस्ट को, ये एक बहुत बड़ा क्या है होता है, टास्क होता है, एक मेहनत टास्क होता है। तो ये कौन परफॉर्म करेगा? इसी के लिए तो इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, इलेक्शन करवाने में ही तो आती ये चीज है। तो एक ये हो गया। अब देखो, आप वोटर्स लिस्ट में चले जाओगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस दुनिया से चले जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जिसकी डेथ हो गई है, तो उसका नाम काटना भी तो रहेगा वोटर्स लिस्ट से, तभी तो हमें एग्जैक्ट फिगर पता रहेंगे कि हाँ इतने वोटर हैं। नहीं तो हम तो क्या सोचेंगे कि वो इंसान तो था लेकिन वोट देने नहीं आया। अब हमें क्या पता कि वो इंसान तो बेचारा चले गया। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि वोटर्स लिस्ट में से एरर्स को खत्म करना, कोई गलत डुप्लीकेट वो नहीं बना के आ जाए वोटर आईडी, तो ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो इंश्योर दैट वोटर लिस्ट इज फ्री ऑफ एरर्स। और लिख दिया है स्लाइड बनाने वालों ने, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, फ्री ऑफ एरर्स। ठीक, ये एक चीज हो गई। तो ये एक फंक्शन हो गया। अगला क्या है? इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल। टाइमिंग ऑफ इलेक्शन क्या चीज है? प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल, ये क्या चीज है, दोनों समझो। अब देखो, इलेक्शन में सिर्फ ऐसा नहीं कि वोट जाएंगे हो गए इलेक्शन, वोट देने जाएंगे और आपके इलेक्शन कंप्लीट हो गए। उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारी अलग अलग डेट्स होती है। जैसे नॉमिनेशन, कब तक कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म डाल सकता है कि हाँ मुझे इलेक्शन लड़ना है। ऐसा तो नहीं कि जब नींद खुली उठ के अगर बोलते कि भैया इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन कमिश्नर साहब हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, एक स्पेसिफिक डेट होगी ना। जैसे आप एग्जाम फॉर्म डालते तो डेट होती है ना, वही चीज है। ठीक है, तो नॉमिनेशन की डेट, पोलिंग किस दिन वोट डलना है, ठीक है, उसके बाद में काउंटिंग किस दिन होना है, रिजल्ट किस दिन डिक्लेयर होना है, तो हर चीज की एक डेट होगी। तो वो सब कुछ डिसाइड करना, पूरा शेड्यूल बनाना, टाइमिंग ऑफ इलेक्शन, कहां कब कैसे होना है इलेक्शन, ये सारी चीजें तय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी तुम्हारी नहीं है। सारी चीजें तय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई इलेक्शन कमीशन की। एक काम ये हो गया। फिर द इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू टेक डिसीजंस टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर पोल। देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, और मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं आपको। ठीक है, क्या है तीसरा पॉइंट? द इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू टेक डिसीजंस टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर पोल। ठीक है, फ्री एंड फेयर पोल, जैसे हमने देखा इलेक्शन होना जरूरी नहीं है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए हमने देखा एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन तो बन गया। अब वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर क्या करे ऐसा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो? तो देखो क्या है, पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन। आप बोलोगे इलेक्शन पोस्टपोन कर देने से फ्री एंड फेयर हो जाते हैं क्या? आज पता चला नहीं, ऐसा है। देखो क्या होता है, मान लो किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कमिश्नर को ऐसा लग रहा है कि अभी इलेक्शन करवाना सही नहीं है, या फिर पूरी कंट्री में इलेक्शन कमिश्नर को ऐसा लग रहा है कि अभी इलेक्शन करवाना सही नहीं है, या फिर किसी स्टेट में, जहां भी इलेक्शन कमिश्नर को पसंद आए, तो इलेक्शन कमिश्नर के पास में पावर है कि अगर उसे लगता है कि ये सिचुएशन सही नहीं है फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, तो वो पोस्टपोन कर सकता है। जैसे गुजरात की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे, कब? गुजरात रॉइट्स के बाद में, तो वहां पे पोस्टपोन कर दिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को लगा कि अभी परिस्थिति सही नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर वे में हो। ठीक है, तो उस तरह से पोस्टपोन करना, कैंसिल करना इलेक्शन, इसकी पावर होती है। ये फंक्शंस के साथ में पावर भी, आप दोनों चीजें एक साथ पढ़ते चल रहे हो कि हाँ ये फंक्शन है और पावर भी आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब देखो क्या है,
ये वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस के साथ में पावर भी ऐड कर लो तो दोनों चीजें आसानी से पढ़ पाओगे। क्लियर? अब देखो इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये क्या चीज है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है तो हिंदी में आचार संहिता जिसे कहा जाता है, ठीक है। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबको बताना कि भैया तुम्हें रहना ऐसे है, मतलब इन द सेंस तुम्हें इस तरह से व्यवहार करना है, ये सही है, ये गलत है, धर्म के नाम पे आप वोट्स नहीं लोगे, आप भड़काऊ भाषण नहीं दोगे, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में, ठीक है। तो ये इंप्लीमेंटेशन और या फिर कह सकते हैं गाइडिंग व्हाट अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड लुक लाइक, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का। कैन ऑर्डर रीपोल एंड रिकाउंटिंग। अब देखो ये पावर और फंक्शन की एक वाइड रेंज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर मान लो इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद में इलेक्शन कमिश्नर को पता लगा कि यहां पे इलेक्शन गलत तरह से हुए थे, ठीक है, वो बंदूक वाला इंसान आ गया था जिसने किसी के सिर पे बंदूक रख के वोट डलवाए, तो ये तो क्या हो गया, ये फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमिश्नर रीपोल का ऑर्डर दे सकते, बोलते चलो फिर से वोटिंग हो, ठीक है। रीपोल रिकाउंटिंग करवा सकते हैं वो बोलते, जैसे कभी कभी होता है ऐसा क्या कि इलेक्शन जब होता है तो बहुत सारे लोग क्लेम करने लगते हैं कि नहीं सही तरह से काउंटिंग नहीं हुई है, काउंटिंग में मिस्टेक है, ये वो, तो इलेक्शन कमिश्नर बोलता चलो फिर से रिकाउंट करवा लो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप आपके मन से बोल दोगे रिकाउंट करवाओ, इलेक्शन कमिश्नर का अप्रूवल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पूरी बॉडी इलेक्शन कमीशन उसमें मेजोरिटी मेंबर्स जो उनकी अप्रूवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये तीन फंक्शंस हमने देख लिए, पावर भी देख ली इसमें। चौथा देखो अब क्या है, द इलेक्शन कमीशन accords recognition to political parties and allots symbol to each of them। ये एक इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि इलेक्शन कमीशन जो होता है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो सिंबल मिलते हैं ना, जैसे हम देखते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल लोटस है, किसी का हाथ का पंजा है, किसी की झाड़ू है, तो ये किसने दी है, ठीक है। अब मान लो कि मेरी इच्छा हुई कि मैं भी क्या बनूं, मैं एक लोटस बनाऊं और लोटस के ऊपर एक पंजा, मतलब इस तरह से सिंबल बनाना चाहता हूं। देखो एक मैं इंटरेस्टिंग आपको आउटलुक देने की कोशिश कर रहा हूं ड्राइंग पे, मतलब हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक, ड्राइंग टीचर नहीं हूं मैं। अब लोटस, तो ये एक लोटस बना दिया हमने, क्लियर है, ये लोटस बन गया। तो अब देखो क्या है, अब मान लो मैं बोलूं कि मेरी पार्टी का सिंबल तो ये होगा लोटस, लोटस के ऊपर हाथ का पंजा, तो अब क्या होगा, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल करेगा। अभी बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया होगा, ड्राइंग देख के ज्यादा बुरा लग गया होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन इस चीज का ध्यान रखता है कि जो भी सिंबल्स ले रही है पॉलिटिकल पार्टीज, वो मेरे द्वारा अप्रूव किया जाए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो नाम है वो मेरे द्वारा, वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी है कि स्टेट पार्टी, इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इलेक्शन कमिश्नर करेगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं, दीज ऑल फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो क्या है, हमने फंक्शंस देखे कि ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, फंक्शनिंग कैसे होती है, मतलब परफॉर्म करते हैं लेकिन कर कैसे रहे हैं वो भी समझना है, ठीक है। मतलब ये काम करना है आपको, मैंने बोल दिया अब ये काम करना है, अब आप बोलोगे मैं कैसे करूं, ठीक है। तो दोनों समझ आए, तो फंक्शन थे, फंक्शनिंग देखते हैं, फंक्शनिंग एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो इस चीज को देखता है। इसमें पावर के कुछ और पार्ट आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन पावर पे आएगा तो भी ध्यान रखना है, आप ये पॉइंट्स हमने देखे, ये पावर में लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो 11th क्लास के बच्चे हो तो आपको पिक करते आना चाहिए कि यहाँ कंटेंट क्या जाएगा मेरा, क्या नहीं जाएगा, ठीक। अब देखो क्या है, तो यहां पे हम अगर फंक्शनिंग एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन देखें तो इसमें फंक्शनिंग का तरीका और इसमें पावर भी आपको मिलेगी। तो इलेक्शन कमीशन हैज वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन। हमने देखा 3 लोग रहते हैं बस, ठीक है, 3 लोग रहते हैं बैठ के, वो क्या एक तरह से देखें तो लूडो भी नहीं खेलते हैं, 4 लोगों वाला गेम होगा लूडो का, ठीक है, एक कंप्यूटर रखना पड़ेगा उनको। तो उस सेंस में क्या है, जब वो 4 लोग मिलकर लूडो नहीं खेल सकते हैं तो वो इलेक्शन, पूरी कंट्री का इलेक्शन कैसे संभालेंगे, क्योंकि मैन पावर तो लगेगी उन्हें, ठीक। तो हैज वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन, उनका अपना खुद का लिमिटेड स्टाफ होता है। तो इस कारण से आपके मन में सवाल आया होगा तो काम कैसे करते हैं फिर, ठीक है, वो लोग काम किस तरह से करते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है हमारा वो किस तरह से इफेक्टिवली सारी चीजों को करता है। तो अब ये समझना, देखो क्या होता है, ड्यूरिंग इलेक्शन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर असाइंड इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज एंड वर्क अंडर इलेक्शन कमीशन। ये एक लाइन सब समझा देती है क्या, कि इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है कि मेरे खुद का कोई स्टाफ नहीं है मान लो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास में ये पावर है कि जब, ठीक है, जब इलेक्शंस होना है किसी स्टेट में या फिर पूरे सेंट्रल लेवल पे, जैसे जनरल इलेक्शन होना है, तो जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के टाइम पे जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में जितने भी कलेक्टरेट के अंदर जितने भी क्या है ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तहसील के अंदर जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो वो सारे बी लेवल, सी लेवल, ए लेवल ऑफिसर्स, सारे ऑफिसर्स क्या करते हैं, किसके अंडर में काम करने लगते हैं, इलेक्शन कमिश्नर के। इलेक्शन ड्यूटी पे हमने, आपने सुना होगा ना, जैसे आप में से किसी के पेरेंट्स, किसी के रिलेटिव्स
अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो इलेक्शन के टाइम पे उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है, कहीं दूर पहुंचा देते हैं, ठीक, ये सारी चीजें होती है। तो इलेक्शन वाली जो प्रोसेस है, इलेक्शन की जो ड्यूटी रहेगी, तो इलेक्शन की ड्यूटी के लिए इलेक्शन कमिश्नर दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन्हें अपने अंडर में ला सकते हैं, ठीक है। अब देखो काम करवाएंगे तो काम करवाने के समय उनके पास में पावर है, इलेक्शन कमिश्नर के पास में पावर है। क्या पावर है कि इलेक्शन कमीशन कैन ट्रांसफर द ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर क्यों करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और स्टॉप देयर ट्रांसफर्स, ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स रोक भी सकते हैं। इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम फॉर फेलिंग टू एक्ट इन अ नॉन पार्टीशन मैनर। पार्टीशन मैंने समझाया था कि आप किसी पार्टी के साथ जुड़ के काम करना, मतलब आपके सेंटिमेंट्स, आप बोलते हैं ना कि ये तो जैसे जो यूजुअली शब्द यूज कर लेते हैं, भक्त कोई बोलता है कोई चमचा बोलता है, तो वो पार्टीशन की डेफिनेशन में डाल देते हैं लोग कि आप पार्टी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ गए, सही गलत देखना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मान लो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जब इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में काम करेंगे और ये इलेक्शन कमिश्नर अगर इफ दे फेल टू एक्ट इन नॉन पार्टीशन मैनर, ठीक है, वो इंपार्शियल तरीके से काम नहीं करते हैं, तो वो उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो किसी पॉलिटिकल लीडर ने किसी का ट्रांसफर कर दिया इलेक्शन के टाइम पीरियड में, तो ट्रांसफर रोका भी जा सकता है, ट्रांसफर रोका भी जा सकता है। अच्छा, आपको ध्यान हो तो जय गंगाजल जो एक मूवी है जिसमें एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, तो आपने देखा होगा कि इलेक्शन ड्यूटी, मतलब वो जो जब उसका ट्रांसफर हुआ रहता है तो इलेक्शन का टाइम रहता है तो ट्रांसफर रोक दिया जाता है। क्यों? इलेक्शन कमिश्नर क्या बोलता है कि अभी इलेक्शन के टाइम पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है मेरे अंडर में काम कर रहा है, ऐसा रहता है, ठीक है। अब देखो क्या है, तो अब हाँ, ये तो मैंने आपको पावर बता दी कि क्या क्या पावर है और किस तरह से काम करता है इलेक्शन कमिश्नर। आगे समझ में इलेक्शन कमीशन का काम करने का तरीका, फंक्शनिंग और पावर। तो ये पावर हो गई सारी कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उनके अंडर में काम कर रहे हैं, वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर रोक सकते हैं, ये सारी चीजें करवा सकते हैं, पॉसिबली हर चीज है उनके पास, ठीक है। तो अब देखो क्या है, एवरी इंप्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन डज नॉट रिक्वायर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। अब क्या होता है, ये लाइन क्या बताना चाह रही है कि कुछ सालों से ऑब्जर्व किया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करना चालू कर दिया है। अब क्या है, कुछ मतलब जादू की छड़ी वड़ी मिल गई है क्या कि बहुत बेहतर काम करने लगा इलेक्शन कमीशन, या फिर कोई दवाई पिला दी इलेक्शन कमिश्नर को कि अब वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ना कोई ऐसे चेंज आए कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमने पावर बढ़ाई है, घटाई है, कुछ किया हो। एवरी इंप्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन डज नॉट रिक्वायर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चीज। हर बार आपको बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लॉ बदलेंगे तभी चेंज आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, इंप्रूवमेंट इन द पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इज मोर इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि इलेक्शन कमीशन की पोजीशन जो है तो वो क्या हो गई है, इलेक्शन कमीशन और इंडिपेंडेंट हो गया और असर्टिव हो गया और आगे बढ़ के काम करने लगा है, ठीक है। नॉट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ पावर। वही मैंने बताया कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए आपको बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने की जरूरत नहीं है, उनकी पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इस कारण से हो पाया है, it is because of the effective use of power it always had in the constitution। कोई भी हो, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, दिल पे मत लेना, कि हमारे इतने प्राइम मिनिस्टर हुए, अब हम क्या बोलते हैं, किसी एक प्राइम मिनिस्टर को हम बोलते हैं कि उन्होंने सही काम नहीं किया, किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर को क्या बोल देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अब जैसे कांग्रेस में देखें हम, तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर रही है, ठीक है, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही पोजीशन में रहकर दोनों ने अलग तरह से काम किया है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, दोनों क्या रहे हैं, दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन दोनों ने अलग तरह से काम किया। तो डिपेंड ये नहीं करता कि आपकी पावर बढ़ाएंगे तब आप अच्छी तरह से काम करोगे, डिपेंड इस पे करता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव यूज ऑफ द पावर इट ऑलवेज हैड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपको पावर पहले से दी है, आप उस पावर को कितने इफेक्टिव तरह से यूज कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब उसी चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एफिशिएंसी कितनी है। तो इलेक्शन कमीशन के हम जैसे देखें तो धीरे धीरे अपनी पावर को और इफेक्टिवली यूज करते हुए ओवर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, लास्ट 25 ईयर्स में ऐसा देखने को मिला है कि इलेक्शन कमीशन जो है तो वो और इंडिपेंडेंट और असर्टिव होता चला गया है। क्लियर यहां तक? देखो क्वेश्चन फंक्शन और पावर पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट आंसर के सारे पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो क्या है, अब जो मैंने आपसे कहा कि इलेक्शन कमीशन और अच्छे इंडिपेंडेंट और असर्टिव तरह से काम करने लगा, तो बात हवा में नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसके लिए कुछ फैक्ट्स है हमारे पास में। तो क्वेश्चन आपके पास ये बन सकता है, व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोल रहा हूं, ठीक है, व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इस तरह से आपको ये अचीवमेंट से प्रूव करना है कि हाँ, इलेक्शन कमीशन जो है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोर इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव बना है, ठीक है। तो वो
आर्ग्यूमेंट समझो अब क्या क्या है। तो सिंस 1951 टू 1952 16 लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। अब देखो अभी आपकी बुक जो प्रिंट हुई है तो 2019 के पहले प्रिंट हो गई है, ठीक। तो इस कारण से इसमें 16 ही लिखा है, लोकसभा इलेक्शन 17 हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो बुक में 16 लिखा था इसलिए मैंने 16 लिखा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 17 इलेक्शंस हो चुके हैं। तो सिंस 1951 टू 1952 जब से इलेक्शन हो रहे हैं 17 लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। हैव बीन हेल्ड मेनी मोर स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली इलेक्शन कितने ही, इतने सारे स्टेट हैं 28 स्टेट्स, और उन 28 स्टेट्स में कितने ही स्टेट असेंबली के इलेक्शन करवा दिए होंगे इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस, अब बाई इलेक्शंस क्या होता है ये भी समझ लो। बाई इलेक्शन मान लो कि किसी पॉलिटिकल लीडर का रिजाइन कर देना, डेथ हो जाना, या फिर किसी और कारण से अपनी पोस्ट को छोड़ देना, ठीक है। तो उस कारण से जब सीट वेकेंट होती है ना, तो उस वेकेंट सीट पे जब फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं उन्हें बाई इलेक्शन कहा जाता है। वो कौन करवाएगा तो दिखती बात है, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा। तो ये जो सारी चीजें हमने देखी 1951 से 1951-52 में जो पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था तब से 17 इलेक्शन लोकसभा के करवाना, न्यूमरस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन करवा देना, बाय इलेक्शन करवा देना, ठीक है, हैव बीन कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। और यहां पे सक्सेसफुली और ऐड कर दो, सक्सेसफुली हमने सक्सेसफुली लिख दो, फ्री एंड फेयर लिख दो। जब इतने इलेक्शन करवाए तो कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो लेजिटिमेसी होगी ना, तभी तो इतने इलेक्शन हुए, ठीक है। अब क्या है, होल्डिंग इलेक्शंस इन मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया लाइक असम, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, असम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो क्या है, देखो मेरा एक सिंपल सा फंडा रहा है अभी तक जितना आपने पढ़ते आए हैं, अगर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्हें शायद ये नया लगेगा, लेकिन हमेशा रियल लाइफ से कनेक्ट करो। अब क्या है ये जिसमें मैंने आपको बताया क्या कि होल्डिंग इलेक्शंस इन मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया एंड लाइक असम, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, तो यहां पे प्रॉब्लम्स रहती है और इस प्रॉब्लम वाले एरिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाना ये एक अचीवमेंट रहा है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। इस चीज को अगर आपको समझना है, विजुअलाइज करना है, न्यूटन मूवी देखिए, न्यूटन मूवी में उस चीज पे पूरा कंसेप्ट बनाया गया है कि ये इलेक्शन की सक्सेस है, मतलब इलेक्शन कमीशन की सक्सेस है कि किस तरह से मिलिटेंसी जहां पे अनस्टेबिलिटी है उन एरियाज में इलेक्शन करवाना, ठीक है। फिर क्या है, जैसे फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ हैविंग टू पोस्टपोन द इलेक्शन प्रोसेसेस मिडवे इन 1991 व्हेन एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग कैंपेनिंग। हाँ, अब देखो क्या है, अब ये एक बहुत बड़ी चैलेंज था इलेक्शन कमीशन के सामने कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, की डेथ हो जाना, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर की, एक्स प्राइम मिनिस्टर की, राजीव गांधी की जो डेथ होती है, ही वाज असैसिनेटेड, ठीक है, तो उनका मर्डर जो हुआ था, तो उनका मर्डर होने के बाद में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जैसे पोस्टपोन करवाया इलेक्शन को, कैंपेनिंग के टाइम पे वो कैंपेन पे गए थे, ठीक, इलेक्शन के प्रचार पे गए थे और उस समय पे उनका असैसिनेशन हो जाना, तो ये एक बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को टैकल करना, उस सिचुएशन में इलेक्शंस को पोस्टपोन करना, देश को संभालना, देश की जनता के एस्पिरेशंस को समझना, ये सारी चीजें करना भी एक तरह से क्या है, एक अचीवमेंट रहा इलेक्शन कमीशन का। ये वाला जो एपिसोड हुआ था असैसिनेशन ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, वो अगर देखना है तो ये मद्रास कैफे एक मूवी है, ठीक है, इस मूवी में उस चीज पे पूरा बताया गया है, क्लियर है। इस मूवी में मतलब वो उसी थीम लाइन पे बनी हुई है, जॉन अब्राहम की मूवी से देखिएगा, क्लियर। तो मैं कह रहा हूं रियल लाइफ से कनेक्ट करते चलो। फिर क्या होता है, जैसे अब एक और चैलेंज था और उस अचीवमेंट क्या होता है, जब आप आपके चैलेंज को ओवरकम कर जाते हो वो अचीवमेंट हो जाता है। तो इन 2002 द इलेक्शन कमीशन फेस्ड अनदर क्रिटिकल सिचुएशन व्हेन गुजरात असेंबली वाज डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस हैड टू बी कंडक्टेड, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया था, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस समय पे क्या हुआ, रॉयट्स हुए, लोगों ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने सही तरह से चीजों को मैनेज नहीं किया, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब इलेक्शन करवाना होंगे तो यहां पे एक बड़ा वो आया कि मतलब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में इलेक्शंस करवाना, तो जो मूवी है ये वाली, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी, इस मूवी में इस चीज का थोड़ा सा क्या दिया गया है, एक आइडिया दिया गया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में सारी चीजों को संभालना, हैंडल करना, वो क्या है, वो भी एक अचीवमेंट रहा है किसका, इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन करवा के इलेक्शन करवाए, वो सारी चीजें क्या है, एक अचीवमेंट है, क्लियर है। तो ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब देखिए, तो जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, ब्रॉड टॉपिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, उसमें मैंने आपको मेजर चीजें सारी बता दी है कि हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए कौन है। तो हमने देखा कि इंडिपेंडेंट और पावरफुल इलेक्शन कमीशन है, उसकी फंक्शनिंग समझी। उससे पहले हमने देखा कि यूनिवर्सल सफरेज दिया, हमने राइट टू कंटेस्ट दिया ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर किया जा सके। हमने हमारे एंड पे बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ और करना है,
ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म लाना है, तो कैसे बदलाव लाया जा सकता है, क्या रिफॉर्म लाया जा सकता है, यह सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा कौन सा होने वाला है, इलेक्टोरल रिफॉर्म, जो कि लास्ट टॉपिक है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।